बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू बात करें, क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे बच्चों, सोल्यूशन चैप्टर, विलियन चैप्टर, है ना। और ये आपका लेक्चर नंबर 8 है बच्चों। लेक्चर नंबर 8 से पहले अगर हम बात करें तो टोटल 7 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्लास नोट्स लास्ट क्लास में आप लोग बना रहे होंगे। यदि कोई बच्चा न्यू है और पहली बार हमारे सेशन को ज्वाइन किए हैं तो प्लीज आप पीछे वाला लेक्चर भी जाकर के देख लेना इस लेक्चर के बाद, ठीक है। बात समझ रहे हो? हाँ। और मैं एक बात हमेशा बताता हूँ क्या, कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका तुम प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ। जितना अच्छा ब्यूटीफुल नोट्स होगा, तुमको नोट्स लिखने का मन उतना ज्यादा करेगा, और नोट्स जितना देखोगे टॉपिक तुम्हें उतनी देर तक याद रहेगी। और ये सारी बात तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है? आगे बढ़े, है ना। चलो, तो इन सभी प्यारी प्यारी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्लास में। तो आज का जो क्लास है बेटा, वो 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला बात करना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर का। टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है ना, जिसमें से पिछले क्लास में हमने RLBP, रिलेटिव लॉरिंग और वेपर प्रेशर पढ़ा दिए, है ना। और आज के क्लास में ये 3 पढ़ाए। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप करते हैं अपने प्रीवियस क्लास को। ये मेरे हर क्लास में होता है। हमने आपको एक रूटीन भी बताया था कि जब भी लाइव क्लास स्टार्ट हो या क्लास बंद हो तो एक बार पेज पलट करके पीछे क्लासेस को एक बार जरूर देखो, है ना। देखो, अभी तक बात करें जो मेन टॉपिक हम लोग क्या पढ़े हैं सर? सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, है ना। दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, मोलारिटी कंसंट्रेशन पढ़ लिए हैं, है ना। हेनरी लॉ पढ़ लिए हैं, रॉल्स लॉ पढ़ लिए हैं, ठीक है। रॉल्स लॉ के बाद क्या? रॉल्स लॉ के बाद बात करें बच्चों तो हम लोग जो पढ़े थे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर लास्ट क्लास में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सारा टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लास्ट क्लास में जाओ और देखो। लास्ट क्लास में हमने RLBP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी पढ़ा दिया था, इससे फॉर्मूला भी बनाया है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें रिकैप हो जाए, ठीक है। चलो, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग आज के क्लास के विषय में। तो आज का क्लास है, उसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्या होना सर? इंक्रीज होना, बढ़ जाना। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर क्या चीज बढ़ जाना? इसका हेडिंग लिखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल समझो कि इस कंटेनर है, इस कंटेनर में हम प्योर वाटर डाल के रखें। क्या डाल के रखें सर? ठीक है। समझो कि गैस में तुम्हारी मम्मी प्योर वाटर जो है पानी गर्म कर रही है और ये 100 डिग्री सेल्सियस में बहुत बेहतरीन तरीके से उबल रहा था, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ। अब क्या हुआ कि जो उबलते हुए पानी में बाहर से क्या ऐड कर दिया गया? कुछ मात्रा नमक का ऐड कर दी और कुछ मात्रा राइस, चावल का ऐड कर दी। अब ये चावल और नमक जो है वो क्या है सर? ये एक नॉन वोलेटाइल है। अब इसके ऐड करने से जो पूरे सस्पेन के अंदर सॉल्यूशन तैयार होता है। क्या होता है सर? सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। बात समझ रहे? इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? साल्ट और राइस ऐड है। बात समझ रहे? अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब ये चीज बताओ
कि 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा या उससे बढ़ जाएगा, यही सवाल। तुम देखते होगे क्या कि खौलते हुए पानी में हम लोग जब चावल डाल देते हैं, है ना, ओपन कंटेनर में, कोई बड़ा बर्तन में, कोई टोपी में या कोई डिक्ची में जहाँ खाना बनता है, खौलते हुए पानी में तुम जैसे चावल दाल कुछ भी ऐड करते हो, देखना खौलना बंद कर देता है कुछ देर के लिए। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया, तो 100 पे बॉयल, अब बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ बढ़ जाए। कितना बढ़ेगा, मान लो 5-10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि मान लो कि 110 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यानी कि प्योर वाटर में अगर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो 110 में 100 घटा दो, कितना बचा, 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ डिग्री सेल्सियस का हुआ बढ़ा। तो जितनी मात्रा डिग्री सेल्सियस की बढ़ी है, जितना डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है, उसी चेंज को हम बोलेंगे क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत नहीं को, कोई प्रॉब्लम समझने में, बोलिए, नहीं ना, हाँ ठीक है। हाँ तो चलो, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है, तो अभी जो समझा है उसी बात को, यानी कि मान लो कि ये टी फाइनल है और ये टी इनिशियल है, ये क्या होगा सर, डेल्टा टी, समझ रहे, मतलब क्या कि डेल्टा टी बी बराबर सर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। ये डेल्टा टी बी जो है यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। देखो इसी बात कि पहले बॉइलिंग पॉइंट समझो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, ये है ऊपर में क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके इससे क्या लग रहा है ऊपर में, इसे जब बॉयल होगा तो वेपर प्रेशर। मतलब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस का जो वेपर है वो एटमॉस्फेयर का जो वेपर है उसके बराबर हो जाए, ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे ये होगा वहां पे ही ये बॉयल करना स्टार्ट होगा, और उस टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे सर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान बोलते था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसी भी लिक्विड का वह तापमान होता है एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है बेटा वो एटमॉस्फेयर, वेपर मतलब क्या, लिक्विड, जैसे मान लो इस गिलास के अंदर पानी है, तो पानी को तुम बॉयल करोगे तो पानी भाप बनेगा, ये भाप बनेगा तो कुछ भाप जो है, वेपर जो है वो एनर्जी को पानी के अंदर जो हीट एनर्जी उसको लेकर के बाहर निकलेगा उसका मॉलिक्यूल, ये एटमॉस्फेयर से टकराए और एक बबल का निर्माण। इसलिए जो कोई भी चीज अगर गर्म होता है, बॉयल करता है, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल आता है तभी बॉयल करता है, और उस केस में क्या बुलबुला बनना स्टार्ट होगा, वो बबल बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वही बोलता था बॉइलिंग पॉइंट इज अ लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हम कब कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू क्या, तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और जिस तापमान पे ये घटना होती है, जिस तापमान पे ये बात होता है, उसी को हम क्या कहेंगे सर, बॉइलिंग पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत की नहीं, कहो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ठीक है। बोलता था इंक्रीज दी इंक्रीज या एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बोलता है क्या कि द इंक्रीज या एलिवेटेड, इंक्रीज अभी देखा 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, जो चेंज आया ना उसी को बोलते हैं एलिवेशन होना, एलिवेट, ठीक है। द इंक्रीज या द एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। इसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से इसको एक्सप्रेस करते हैं। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना।
बोलिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, बोलता है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा सर? देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। व्हाट इज टीबी, व्हाट इज टीबी नॉट? देखो टीबी जो है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और टीबी नॉट इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा टीबी क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझो क्या कहना चाहता है। ये है टीबी, ये क्या है सर? टीबी नॉट। ठीक है, इसे मिलाया क्या गया है? सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा टीबी। बोलता है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी इक्वल टू फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट इक्वल टू इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? बोलिए, है ना? चलिए, तो बोलता है यहाँ पे क्या, टीबी इक्वल टू फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट इक्वल टू इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत है कि नहीं को, है ना? चल, इसको नोट करो। देखो यहाँ पे क्या है सर, ग्राफ है। ग्राफ क्या बता रहा है, ध्यान दो। ये ग्राफ है टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब पानी जब प्योर होगा, उस केस में जब पानी में कुछ मिलाया गया होगा, मतलब ये सॉल्वेंट है। अब जैसे ही कुछ तुम मिलाओगे सॉल्यूट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो 100 पे बॉयल होता है, 110 पे हुआ, 120 पे हुआ। समझ रहे हो चीजों को? हाँ, तो बोल रहा है क्या, जैसे ही बढ़ा टीबी और ये टीबी नोट, ये दोनों के बीच जो चेंज आया ना बेटा, दोनों के बीच जो चेंज आया, डिफरेंस आया, उसी डिफरेंस को हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। और जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है उसको बोलेंगे डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो कोई प्रॉब्लम इन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, तो इन बातों को अच्छा से लिखो पहले, ग्राफ को बहुत अच्छे से ड्रॉ करो, कि ग्राफ से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? जल्दी से नोट करो जल्दी से, मैं साइड होता हूं। हो गया? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहता है, आगे यहाँ पे कहता है क्या, रॉल्ट लॉ ऑफ एलिवेशन। सिंपल समझो कि जितना भी तुम बात करोगे, ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सब तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये मोलालिटी पे डिपेंड करेगा। वही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, elevation of boiling point is directly proportional to its molality. Elevation of boiling point यानी कि डेल्टा टीबी is directly proportional to m यानी कि मोलालिटी। ठीक है, यानी कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। क्लियर माई पॉइंट? क्लियर है ना?
तो केवी क्या है सर, एम क्या है सर, एम को देखो, एम को यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा क्या, डेल्टा टीवी इक्वल टू डब्ल्यू ए, ठीक है। ठीक है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए, ठीक है। क्लियर है। देखो आगे, नेक्स्ट, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। बोलता है रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का पूरा नाम क्या है सर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और एम क्या है सर, एम है यहाँ पे मोलालिटी, व्हाट इज स्मॉल एम इक्वल टू मोलालिटी। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर, रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम इक्वल टू क्या है सर, वन, वन क्या हो जाए, अरे समझो ये डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिख रहा है, केबी इंटू वन एम लिख रहा है, ये लिख रहा है। अब बोल रहा है मोलालिटी का वैल्यू अगर तुम वन कर दोगे तो क्या होगा, अगर तुम मोलालिटी का वैल्यू को वन कर दोगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी हो जाएगा। और जिस जगह पे डेल्टा टीबी और केबी बराबर होगा ना, यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और ये किस केस में बराबर आएगा, जब मोलालिटी जो है 1 मोल पर लीटर हो जाए, यूनिटी हो जाए तब। बात समझ रहे हो। तो ये एक तरह से स्पेशल केस बन जाएगा, क्या क्या बन जाएगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इफ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, यूनिटी या 1। बोलो कोई प्रॉब्लम, इसी बात को हमने लिखा था क्या, देखो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही होता है, ठीक है। व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, जब जो सॉल्यूशन होता है मोलालिटी का वो किसके बराबर हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है, यूनिटी के बराबर हो जाता है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, बोलता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, केबी इंटू एम। व्हाट इज एम, एम इक्वल टू मोलालिटी। क्लियर है। ठीक है, बोलता है इफ एम इक्वल टू क्या है सर, एम बराबर है वन, एम बराबर क्या है वन, ठीक है। बोलता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए भी बताए थे फॉर्मूला, ठीक है। एम बी निकालना पड़ता है, एम बी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। व्हाट इज डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। ये क्या है सर, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, बात समझ रहे। द एसआई यूनिट ऑफ केबी इज इक्वल टू क्या, केल्विन केजी पर मोल।
क्या है सर एसआई यूनिट केबी का? केबी का एसआई यूनिट होता है क्या? केल्विन केजी पर मोल। कैसे सर? देखो यहाँ लिखा क्या है, ध्यान दो, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? केबी इंटू एम। हमें यूनिट केबी का निकालना है, तो डेल्टा टीबी का क्या होता है? केल्विन होता है, और इसका यूनिट क्या होता है सर? मोल पर केजी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए सर? केबी का यूनिट। केबी बराबर क्या होगा सर? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, हाँ। अब वाटर के लिए जो केबी का वैल्यू फिक्स है 0.52 केल्विन केजी पर। देखो ये फॉर्मूला याद रखना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन दिया बहुत प्यारा सा, बोलता है क्या 18 ग्राम ग्लूकोज बोल क्या रहा था यहाँ पे? बोलता है 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a suspension at what temperature will water boil at 1.001 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ रहे हैं? देखो सिंपल समझो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे क्या कि ग्लूकोज दिया। ठीक है, वेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ ही है। देखो ध्यान से सॉल्व। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है सर? देखो ध्यान से देखो, सॉल्व में यहाँ ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर बन क्या रहा सर? ग्लूकोज जो दिया हुआ है वो वेट कितना दिया है? मान लो इसको बी, इसको ए। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिखने में आसानी होगा। ठीक है, डब्ल्यू बी बराबर 18 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 6H12O6, यानी कि इसका एमबी क्या होगा? ग्लूकोज का एमबी होता है 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 6। ठीक है, तो 12 6 72 प्लस 16 25 80 96 और बात 180। ठीक है, ग्राम बराबर। ठीक है, पुट कर दो। ठीक है, बोलता है वाटर का वेट डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया सर? 1 kg यानी 1000 ग्राम। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर। केबी क्या दिया सर? यानी कि डेल्टा टीबी यहाँ पे पूछा हुआ है। डेल्टा देखो यहाँ से डेल्टा टीबी निकलेगा। ठीक है, और टी इनिशियल जो है वाटर कितना होता है? 373.15 केल्विन। हमको पूछा क्या? पूछा टीबी। ठीक है, ये हम लोग पूछा हुआ है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? केबी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू बी। ठीक है, समझ रहे हो? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है? 0.52। ठीक है, तो डेल्टा टीबी तो निकालना है। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे। केबी क्या है सर? 0.52। डब्ल्यू बी कितना दिया सर? डब्ल्यू बी दिया हुआ है यहाँ पे 18। ठीक है, एम बी कितना दिया? 180 गुने ऊपर 1000 कर दो, नीचे भी 1000 कर दो, कट जाएगा ये। ठीक है, 18 से कितना बार में? 10 बार में कटेगा। 0.52 को भागा देंगे कितना आएगा? 0.0052।
ठीक है। अब देखो बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टी इक्वल टू क्या है, टी टी बी बराबर क्या है, डेल्टा टी बी प्लस टी इनिशियल, ठीक है। देखो 0.052 प्लस टी इनिशियल कितना 373.15, जोड़ दो दोनों में कितना आएगा, आएगा 373.202 केल्विन, ठीक है। ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए फिर इसको लिखिए पहले इतना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या, बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कोई भी लिक्विड का, ये वह तापमान होता है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल। अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सिंपल क्या, सिंपल समझो, जमना। क्या होता है सर, जमना। क्या जमाना है, अरे आइसक्रीम का जमाना। आइसक्रीम जमता है ना, बर्फ को जमाते हो ना फ्रिज में रख करके। तो फ्रिज में मान लो ये इस गिलास है, इस गिलास पानी को हम फ्रिज में डालते हैं तो क्या होगा सर, तुम एक गिलास पानी को जैसे ही तुम फ्रिज में डाल दोगे तो कितना डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, पहले ये बताओ। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गया। अब इसी फ्रिज वाला पानी, अब जो पानी की जगह कुछ ऐड कर, मेन है कुछ नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करना, जैसे इसमें दूध मिला दिए, चीनी मिला दिए, समझ रहे हो, कुछ अन्य तरह का कोई सब्सटेंस मिला दिया। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज नहीं होगा। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा और ज्यादा घट जाएगा, कितना, वो घट के हो जाएगा -5 डिग्री, -10 डिग्री। क्यों, कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए जो फ्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। इसका जो फ्रीज करने का जो है वो क्या, टेम्परेचर और ज्यादा लो हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जो बॉइलिंग पॉइंट घटा है ना, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं सर, डिप्रेशन। किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, को कोई परेशानी, कुछ भी समझने में, है ना। तो चलो बेटा ध्यान दो, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दो। अब हम क्या कहना चाहते हैं, देखो हम कहना चाहते हैं यहाँ पे क्या, कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है कोई भी लिक्विड का, ये वह तापमान होता है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल। जहां पे इसका लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या होता है, बराबर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो तापमान होता है जहां पे इसका वेपर प्रेशर किसमें, लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में, ये लिक्विड ये सॉलिड, जहां पे ये दोनों बराबर होगा, जिस तापमान पे ये दोनों बराबर होगा, वहां से ही चीजें फ्रीज करना स्टार्ट। फ्रीज का मतलब जमना स्टार्ट होगा, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो सिंपल से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अल्कोहल का अलग होगा, समझ रहे हो, हाँ क्लियर है। देखो अब बोलता है क्या, अब इसमें क्या समझना है, जैसे अभी समझाए थे, इसको फोटो से समझो, फोटो से ज्यादा समझ आता है, सिंपल समझो।
टी एफ कितना सर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया। ठीक है, यस सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है सर सॉल्यूट। समझ रहे हैं? इसको कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दो। अब क्या है कि ये जो सॉल्यूट है वो नन वोलाटाइल। क्या सर नन वोलाटाइल। अब इसमें ऐड करने से बहुत सारा एरिया इसका सरफेस ब्लॉक कर देगा। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, अब ये क्या होगा घट के, ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये घट के जो डेल्टा टी एफ जो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाए सर -5 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो भी होगा फ्रीजिंग पॉइंट पहले के तुलना में और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा और ज्यादा घट जाएगा। तो उसी को बोलेंगे क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर दूसरे भाषा में क्या, दूसरे क्या इसको डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो वही बात यहाँ कह रहा है। क्या कह रहा है सर ध्यान, वही बात कहता है क्या यहाँ पे कि एज वी नाउ दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यदि कोई वेपर प्रेशर है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को कंटेन किया है लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा सर घट जाएगा। बोलता है एज वी नाउ दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज लोअर, क्या होगा सर लोअर कर जाएगा घट जाएगा देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉलिड फॉर्म्स गेट सेपरेटेड, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म क्या होगा सर गेट सेपरेट हो जाएगा अलग हो जाएगा एट लो टेम्परेचर निम्न तापमान पे एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं, को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो तो इसी बात को समझो क्या लिखे सर दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इस तरीके से ये फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है किसी भी लिक्विड का इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है, बोलो है ना। बोलता इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ, इसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चल ठीक है, बोलता है दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या डेल्टा टी एफ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर डेल्टा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा सर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, टी नॉट एफ इनिशियल फाइनल और ये इनिशियल। ठीक है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट घटा है, ये ग्राफ किधर बता रहा है, पहले पहले जो था नॉर्मल या प्योर जो लिक्विड था, लिक्विड मतलब प्योर सॉल्वेंट जो था ए, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सर डेल्टा टी एफ नॉट, किसका प्योर लिक्विड का। जैसे ही इसमें कुछ सॉल्यूट को ऐड किए, सॉल्यूट को क्या किया सर ऐड, सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन बना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के यहाँ पे आ गया, मतलब बी से घट के आ गया सी पे ई पे। तो जो यहाँ चेंज आया, चेंज मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ था घट के पीछे आया, टेम्परेचर घटा, तो टेम्परेचर का जो घटना है वो बाद में घट के कहाँ पहुंच गया सर टीएफ। तो टीएफ किसका है, टीएफ है सॉल्यूशन का, टी नॉट एफ किसका है प्योर सॉल्वेंट का। ये दोनों के बीच जो डिफरेंस आया बेटा वही है डेल्टा टीएफ, इसको बोलेंगे क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी की नहीं, को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बोलिए।
कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सर कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, डेल्टा टी नॉट एफ इक्वल टू क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वेयर टी एफ क्या है, फाइनल बॉइलिंग फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ क्या है, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो क्लियर है? ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, टी एफ इक्वल टू फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ इक्वल टू इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इसको लिखो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, बोलता है रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहता है? जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये बोलता है मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी अपने मोलालिटी का है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मोलालिटी का मतलब होता है क्या, ये वेट ऑफ सॉल्यूट पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एफ। ठीक है, डब्ल्यू बी बाय एम बी टू 1000 बाय क्या, डब्ल्यू ए। ठीक है, ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा सर, के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाय एम इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा टी एफ क्या है सर, देखो ध्यान से, बोलता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एक तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, जब जो सॉल्यूशन बोलता है व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो मोलालिटी है वो किसके बराबर हो जाए सर, जब यूनिटी एक के बराबर हो जाए, तब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और के एफ दोनों क्या होगा सर, एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे? यानी कि क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ इंटू एम। आप बता रहा है क्या, एम बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा सर, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या, के एफ। वही कह रहा है क्या कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज आ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या, यूनिटी के बराबर। चलो इसको लिखो पहले। देखो ये सारा एक्सप्रेशन एक एक करके लिखना। देखो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको लिखो। ये ग्राफ, ये फोटो भी बना लेना ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, आगे देखो, अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या होता है, मोलालिटी, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, पुट कर दिए तो ये हो गया एम बी बराबर क्या, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है लगभग देखने में एक जैसा ही होता है। ठीक है, बस वहां के एफ है, यहाँ के बी, वहां के बी है, यहाँ के एफ, वहां डेल्टा टी बी है, यहाँ डेल्टा टी। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बोलता दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलता है क्या, ये एक इक्वेशन है किसके लिए, देखो याद करो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जब हम लिखाए थे ना हेडिंग, तो वहां पे एक बात लिखा थे बच्चों, पता है क्या, बोलो क्या, कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है एंड इट्स डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो भी तुम इसमें सॉल्यूट लेते हो उसका मतलब मेन होता है इसका मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको जो है वो मॉलिक्यूलर मास को ही फाइंड करना देता है। किस पे,
इतनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तुम एनसीईआरटी का चाहे इंडेक्स का क्वेश्चन बनाओ, चाहे तुम एक्सरसाइज का बनाओ, चाहे तुम इसके एग्जाम्पलर का बनाओ, ये छोड़ो, तुम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जेई का बना के देखो, नीट का देखो, देखना तुमको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा जहां मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है। बात समझ कर रहे हो मेरी? बोलो, है ना? बोलिए, क्या है ना? चलो, तो इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो सर क्या है, बोलता है द ऐसा यूनिट ऑफ के एफ इक्वल टू क्या, केल्विन केजी पर मोल। ऐसा यूनिट जो होता है के एफ का, उसका क्या कहते हैं सर, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, बोलता दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या दिया सर डेफिनेशन, बोलता था मेम्ब्रेन इन विच प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द होल। एक मिनट, इसके आगे हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म होता है। यहाँ पे एक टॉपिक है, देखो ध्यान से, इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या नाम है सर? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। ये एसपीएम क्यों जरूरी है? इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है? ऑस्मोटिक। ये होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले समझो ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या समझो सर? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या, जैसे इस पानी में अगर तुम किशमिश का दाना डालो, क्या डालो सर? चना डाल दो, किशमिश डाल दो, ठीक है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल दो, ठीक है, ठीक है, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दो। देखना चना का जो ऊपरी खोल होता है, ऊपरी लेयर, वो पानी को अवशोषित करता है और फूल जाता है, फूलता है। तो ऑस्मोसिस का एक उदाहरण, किशमिश को पानी में डाल दो, देखना वो फूल जाता है, उसका जो बाहरी लेयर है वो पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, समा लेता है। वही एक और एग्जांपल समझो कि हमारा जो बॉडी है, हम जब दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना बाहर आता है, समझ रहे हो? पसीना ही बाहर आता है। कभी देखो कि ब्लड बाहर आ जाए, खाना पीना खाएं, चावल दाल बाहर आ जाए, ऐसे होता है क्या? नहीं, नहीं ना होता है। जीव जंतु के बॉडी से भी पसीना बाहर आता है, समझ रहे हो? हाँ। पेड़ पौधा की पत्तियों से वाटर मॉलिक्यूल भाप बन के निकलता है ना? स्टोमेटा से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है वेपर बन के, वाष्पित होकर के। पेड़ पौधा का जो छाल है वो भी ऑस्मोसिस का ही काम करता है। यानी समझो, ध्यान से समझो, क्या समझो सर, जो किशमिश है वो पानी का जो अवशोषण कर रहा है उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। यानी कि पानी को अपने सेल के अंदर जमा कर रहा है। कहां से? जिस मान लो क्या इसके अंदर किशमिश का एक टुकड़ा डाल दो, ये किशमिश फूलेगा, चना का डालो फूलेगा, ये फूलेगा तो क्या करेगा, सारा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, अवशोषित करके फूल के बड़ा हो जाएगा, यही तो होगा। हाँ, तो जो जो किशमिश का ऊपर का जो लेयर है वो पानी को आने दे रहा है, लेकिन अंदर वाला चीज को बाहर जाने नहीं दे रहा। चना पानी को अवशोषित कर रहा है, हमारा बॉडी पसीना को बाहर कर रहा है। तो यानी जो हमारा बॉडी का जो स्किन है, चना का जो ऊपरी लेयर है, किशमिश का जो ऊपरी लेयर है, एक तरह से वो झिल्ली है, एक तरह का वो मेम्ब्रेन, जो केवल पानी को पार होने दे रहा है। पानी के साथ में कलर डाल दो नहीं पार, कुछ और चीज मिला दो, चीनी मिला दो, पार नहीं। यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल को पास होने देता नहीं। ठीक है,
इसी बात को हमने लिख रखा है क्या, ध्यान दो कि द मेम्ब्रेन इन विच प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दी होल, छोटे छोटे छिद्र से प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाएगा, जैसे किशमिश में पानी आ जाता है फूल करके, ठीक है। पासेस देयर बिगर मॉलिक्यूल लाइक सॉल्यूट, सॉल्यूट को पास होने नहीं देगा, केवल सॉल्वेंट को पास होने देगा। इज हिंडर्ड, प्रिवेंट, सॉल्यूट को रोक देता है, सॉल्यूट को आने देता नहीं है। मेम्ब्रेन हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, और जो इस तरह का प्रॉपर्टीज रखता है, आर नॉन एज क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बोलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलता है एक नेचुरल एसपीएम है, दूसरा क्या है आर्टिफिशियल एसपीएम। बोलता है यहाँ पे क्या, एनिमल ब्लैडर एंड सेल मेम्ब्रेन एंड स्किन, ये सब क्या है, ये सब एक नेचुरल एसपीएम है, एक प्राकृतिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल ब्लैडर हमारा बॉडी का स्किन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सब क्या है नेचुरल एसपीएम है, प्राकृतिक एसपीएम, ठीक है। आर्टिफिशियल एसपीएम क्या है, जैसे CuFeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये क्या है आर्टिफिशियल एसपीएम है, और ये वर्क करता है किसमें, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर सर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसका नाम है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, क्या नाम है सर, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, अब देखो अभी समझ में आया क्या कि ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखो एक तरह से यहाँ देखो फोटो भी हमने ऐड कर रखा है, यहाँ पे जो लेयर है ना, एक लेयर है, इसका नाम है एसपीएम, ठीक है। ये एसपीएम क्या करेगा सर, एसपीएम जो है ना, वो प्योर वाटर को, सॉल्यूशन से प्योर वाटर जो ये इधर आ जाएगा, प्योर वाटर जो है वो पास होने दे देगा, प्योर वाटर को ये क्या करेगा सर, पास होने दे देगा, बात समझ रहे हैं। जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पास होगा ना, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने नहीं देगा, इसीलिए इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस तरह का जो घटना है, इस तरह का जो प्रोसेस है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा, उस घटना को हम ऑस्मोसिस कहेंगे, हिंदी में परासरण, ठीक है। वही देखो हमने लिख रखा है क्या, द फेनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बोलता था फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट का, ठीक है, फ्लो होना, अपने आप फ्लो होना थ्रू ए एसपीएम, एसपीएम के थ्रू, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से कहां पे, प्योर सॉल्वेंट के तरफ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ, इज नॉन एज क्या, ऑस्मोसिस। और उस घटना को हम क्या कहेंगे सर, ऑस्मोसिस कह देंगे, क्या कह देंगे सर, ऑस्मोसिस कह देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। द फेनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। देखो इसको समझो क्या, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी में किशमिश का दाना डाल दिया, ठीक है, ये फूलेगा, पानी मॉलिक्यूल यहाँ भर जाएगा, ठीक है, मतलब केवल पानी मॉलिक्यूल ही यहाँ भर रहा है। तो इस परासरण, इसमें क्या, इसका जो बॉडी का ऊपर जो लेयर है वो एसपीएम के जैसा काम कर रहा है, तो इस पूरे घटना को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस कह देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये ऑस्मोसिस दो तरह का होता है सर, एक्सोस्मोसिस और एक इंडोस्मोसिस, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो इस बात को हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हम समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई नया है और अभी कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जब भी
मैं पढ़ाऊं या कोई तरह का लेक्चर आए केमिस्ट्री पे, ठीक, केमिस्ट्री से रिलेटेड 12th पे, तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रेडी रहना ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए, ठीक है, बात समझ रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है।